हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए लाइव मॉक 32 कंडक्ट कराया गया था। इसका डिटेल एनालिसिस, सेव स्कोर और मैथ के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर देखा जाए तो एग्जाम से पहले का ये हमारा आखिरी मॉक है। ठीक है, 12 तारीख से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है। हम देखेंगे उसके बाद भी लाइव मॉक देना है एक दो या नहीं देना है। ठीक है, इट इज नॉट श्योर कि आगे वहाँ लाइव मॉक आएंगे या नहीं आएंगे। टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इफ वी प्लान एनीथिंग न्यू। सो इस मॉक का डिटेल एनालिसिस और सारी चीजें हम करेंगे। बाकी आरबी चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। दो वीडियो मैंने डाली थी, एक एसएससी सीजीएल 2025 के लिए डाली थी कि आखिरी हफ्ते में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेनी चाहिए लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए, और किस किस तरीके से आपको ट्राई करना चाहिए मॉक देने का, एग्जाम से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में मिल जाएगा। तो नहीं देखिए तो देख लेना, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और एक और वीडियो डाली थी IBACIO एस्पिरेंट्स के लिए, तो उनके लिए 10 दिन में क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं, क्या पूछा जाता है, वो सब कुछ इसमें है। तो ये दोनों वीडियो अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना और उस हिसाब से अपना देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम। बाकी एक जो लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए थे सिलेक्शन पोस्ट में या कुछ, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट कवर कर लेना, नहीं कवर करी है तो अभी तक। और जो लाइव टेस्ट होते हैं उनके भी सॉल्यूशन जो मैं कराता हूँ वो एक अलग से प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। जैसे सीजीएल 2025 टीयर उनके लाइव है तो 32 टेस्ट के सारे मैथ्स के सॉल्यूशन इधर मिल जाएंगे। लास्ट के 7 से 8 मॉक IDQT पैटर्न पे बेस्ड है। तो मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि जो हमारा वेंडर है, क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी अलग है, उस पर बेस्ड है। तो उसके प्रैक्टिस सेशंस कई बार बोलते हैं बच्चे की सर मैथ्स के अलग से टेस्ट लेके आओ, तो वो बात वही है। लाइव मॉक में भी मैं ही मैथ्स के क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जाने चाहिए। ठीक है, और उसके बेसिस पे मैं आपको सॉल्यूशन भी कराता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्री प्लेलिस्ट है जो आप देख सकते हैं। और ये जो लाइव टेस्ट हैं आप जाके एप्लीकेशन पे भी दे सकते हैं और आरबी की वेबसाइट पे भी लाइव टेस्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों टिक जाएंगे। आज के दिन भी ये वाला टेस्ट लाइव है तो आप आज भी दे सकते हैं अगर आपने नहीं दिया है। और IBACIO के लिए भी एक टेस्ट हमने प्रोवाइड किया था, लाइव मॉक 1, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये भी आज तक अवेलेबल है, तो आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया तो ये भी आज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, IB के एक दो लाइव मॉक और प्रोवाइड करेंगे हम। बाकी 10 मॉक टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज तो हमने अलग से क्रिएट करी है। लेटेस्ट पैटर्न पे ये वाला जो मॉक था हमारा, इसमें अगर हम जाएं तो लगभग अभी तक 20,000 बच्चों ने दिया है। आज का दिन और है तो आई थिंक आज 5 से 6,000 या 8,000 बच्चे और दे देंगे। और इसमें जो ज्यादातर लोगों का स्कोर आ रहा था वो 100 से 110 के बीच में रेंज कर रहा था। और एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको दिखा रहा है 98.5, लेकिन एक्चुअली में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लिक करके छोड़ दिया, ठीक है, और फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया पूरा मॉक। तो उन लोगों को अगर हटा दिया जाए तो एवरेज आपका स्कोर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर इस मॉक के लेवल की बात की जाए तो ये एक मॉडरेट प्लस लेवल का मॉक कह सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के मॉक में आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन कैसा भी आ जाए आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक, और इसके अंदर अगर हम देखें एवरेज स्कोर 101 के आसपास तक चला गया अगर एक्स्ट्रा एंट्रीज हटा दें तो, और मीडियन स्कोर गया हमारा 104.5, मतलब 105। 50% लोग ऐसे हैं जो 105 नंबर तक स्कोर कर पा रहे हैं। सभी लोग कितना कितना स्कोर कर पा रहे हैं, जैसे A150 से ऊपर सिर्फ 154 कैंडिडेट स्कोर कर पाए, 140 से ऊपर सिर्फ 585 आउट ऑफ 2000। तो 140 अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आप 95 परसेंटाइल वाले केस में आ जाते हैं। और अगर आप 120 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो लोग लगभग 4304 80 परसेंटाइल के आसपास लोग 120 अगर आपका स्कोर है तो आप बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप परसेंटाइल देख सकते हैं कित मार्क्स पे कितनी कितनी परसेंटाइल जा रही है, और 80 परसेंटाइल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर हम लेवल की बात करते हैं सेक्शन वाइज तो सबसे पहले रीजनिंग पे आ जाते हैं। इसमें एवरेज स्कोर 34 गया, मीडियन स्कोर भी 34 की रेंज में है। ओवरऑल लेवल मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, डुएबल पेपर था रीजनिंग का, और इसमें जो अच्छा स्कोर माना जाएगा वो माना जाएगा 40। आपको 40 या 40 प्लस यहाँ पे स्कोर करना चाहिए। जीके की बात करेंगे तो इसका लेवल मॉडरेट था 15-16, मतलब ये वो स्कोर है जो बच्चे ने ठीक ठाक जीके पढ़ा होगा तो वो एवरेज स्कोर उससे ज्यादा कर सकता है। जो अच्छा स्कोर माना जाएगा वो माना जाएगा आपका 24 के अराउंड, 23-24 अगर आपका है तो दैट्स गुड स्कोर। उसके बाद मैथ्स पे आ जाते हैं, एवरेज स्कोर 24 गया, लेवल मॉडरेट प्लस कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं कर रखे उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, जैसे TCS पैटर्न के लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं करे, या फिर जो अभी सिलेक्शन पोस्ट वाले लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं करे उस तरीके की टॉपिक्स, तो उन लोगों को थोड़ा
कम स्कोर किया होगा, जिन्होंने वो सारी वीडियोस देखी हैं रिसेंट की मेरी, तो उन लोगों के लिए ये आसान रहा होगा कंपेरेटिवली, वो इजीली कर पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। इसमें जो अच्छा स्कोर माना जाएगा मैथ्स के अंदर वो माना जाएगा अगर आपका 34 प्लस आया है तो डेट्स गुड। जरूरी नहीं आपको इसमें 50 ही करना है तभी अच्छा माना जाएगा, इतना भी कर लिया आपने तो डेट इज अ ओके स्कोर। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें अच्छा स्कोर माना जाएगा 38 प्लस आपका है तो डेट्स गुड फॉर टीयर 1। एवरेज स्कोर 28.44 था, मीडियन स्कोर 30 था। चले आगे। तो ओवरऑल जो सेफ स्कोर है वो यूआर से 120, ओबीसी से 116, ईडब्ल्यूएस से 114, एससी से इतना और एसटी से इतना, आपको मिनिमम इतना इस मॉक में स्कोर करना था। जितने भी अभी तक 32 टेस्ट हुए हैं आप यहाँ पे उनका एनालिसिस देख सकते हैं। लास्ट के जो 24 से लेके 32 तक टेस्ट गए हैं, मतलब 9 लाइव टेस्ट हुए हैं, ये सारे लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इसके अलावा जो पेड टेस्ट सीरीज यूजर है उन्हें 10 मॉक हमने और दे रखे हैं जो कि सेक्शनल की फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये वाले भी जो अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज रखे हैं तो इनके फुल लेंथ भी और सेक्शनल भी दोनों तरीके से आप ये टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्री यूजर्स के लिए तो जो लाइव आता है आपको साथ के साथ देना होगा, तब जाके आपके पास सारी की सारी चीजों का एक्सेस रहेगा। बाकी सारी की सारी टेस्ट सीरीज का एक कॉम्बो पैक रहता है। चलिए अभी हम क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं, एक एक करके फटाफट से देखेंगे कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे करें, तो आपको भी पता चलेगा कि किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला सवाल है 27% लोगों ने सही करा, जबकि एनटीपीसी में ये वाला सवाल मल्टीपल शिफ्ट में पूछा गया रेलवे के अंदर। एनटीपीसी था या आरपीएफ एसआई था, ठीक है, उसमें आया था और मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आया रखा है, हमें जो मोड है ना वो मीन से ज्यादा है कितना 21। अगर मैं मीडियन मोड की बात करूं तो मीन हो गया मेरा, मीडियन हो गया, मोड हो गया। मैं लिखने के तरीके में ऐसा कर लेता हूं, मीन को ए लिख देता हूं, मीडियन को बी और मोड को सी। क्यों ऐसे कर रहा हूं, क्योंकि भाई तीनों एम से स्टार्ट होते हैं ना तो शॉर्ट फॉर्म बनाने में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए एबीसी मान याद रखना। तो हमसे कहता है कि मोड मीन से 21 ज्यादा है, तो मोड मीन से कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, ये दे रखा है। हमें बताना है मोड मीडियन से कितना ज्यादा होगा, तो मतलब C माइनस बी का मान मेरे को निकालना है। अच्छा, इंपेरिकल रिलेशन यूज कर रहा है। इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन ये होता है मेरा मोड के बराबर, इसे हम इंपेरिकल रिलेशन कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है, ए बी और सी 3 वेरिएबल है। सीधा मैं आपको यहाँ पे अलजेब्रा यूज करा लेता हूँ कि मेरे पास दो इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो 3 माइनस 2 1, 1 वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, देखो C माइनस ए 21 दे रखा है, सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरे को ए की जरूरत भी नहीं है। इधर मैं ए को क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। जैसे मैंने ए को 0 करा तो C आ गया 21, यहाँ पे भी ए को 0 कर दो तो मेरे पास 3 भी C के बराबर आ गया। तो B का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर C 21 है, 21/3 ये आ गया 7। हमें क्या बताना है, C माइनस बी बताना है, तो 21 माइनस 7 ये कितना आ गया मेरे पास 14 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, आप बेसिक से भी सिंप्लीफाई करके चेंज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन में सोचने का टाइम कम मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली तरीके लगाने हैं। जब हम वैल्यू पुटिंग सीखते हैं तो वो सिर्फ अलजेब्रा में यूज नहीं होती, वो बहुत जगह यूज होती है। परसेंटेज में भी कई बार हम वैल्यू पुटिंग से अपना आंसर निकाल सकते हैं, जहां पे भी वेरिएबल आ जाए, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ऐसे ही किया था या कोई और तरीका आप बेसिक से करने में लग गए थे इस क्वेश्चन को। सिर्फ 27% लोगों ने सही किया, जबकि ये क्वेश्चन ज्यादा लोगों को सही करना चाहिए था। बहुत सिंपल सवाल था स्टैटिस्टिक्स का। अगला सवाल हमारे पास, जैसे ये 75% लोगों ने सोल्व कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि ये सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड है, जो अलजेब्रा में सबने पढ़ रखी है। लेकिन जहां पे भी थोड़ा सा घुमा के आपको दिमाग लगाना पड़ जाए, वहां पे फिर क्वेश्चंस नहीं बन पाते। तो इसके लिए आपको माइंड अपना ओपन रखना पड़ेगा। सबसे देखो सवाल क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, z का मान दे रखा है, और हमसे पूछा x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब देखो एक तरीका तो हमारे पास ये हो सकता है कि यहाँ पे हम ऑप्शन की मदद लेने की कोशिश करें। अब देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, अगर तीनों वैल्यूज आसपास हो तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है x + y + z इंटू में 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये पता है ना फॉर्मूला आप सभी लोगों को, तो ये फॉर्मूला आके आपने आंसर निकाल ही लिया होगा। लेकिन कई बार ऐसा सवाल अगर सिंपल हो जाए और चारों की यूनिट डिजिट मेरे को डिफरेंट मिल जाए ना, तो उसमें हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहीं पे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो।
ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो 3 की सेम है, तो वो डेट इज मतलब वो मेथड इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि हम यूनिट डिजिट वाले मेथड पे जाएं, तीनों वैल्यूज रखी हैं। ठीक है, करके देखें एक बार यूनिट डिजिट से क्या आएगा। हालांकि टाइम वेस्ट ही होगा, ये मेथड से करना ज्यादा आसान है। यहाँ पे 2 का क्यूब करूंगा तो 8, 3 का क्यूब करूंगा तो 7, 5 का क्यूब करूंगा तो 5, और इनका 2 इंटू 5 जीरो आ जाएगा, तो जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो ये जीरो बनेगा। अच्छा, यूनिट डिजिट क्या हो गई मेरे पास, जीरो माइनस जीरो, जीरो या 4, 3 ऑप्शन में, तो बात नहीं बनी। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए कि हाँ ये चीज भी कई बार देखी जा सकती है अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट हो। अच्छा, अब सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का अगर मेरे को सम करना है तो देखो 2 और 3 5 और 5 10, एक कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पे 25 25 25 75 और एक 76, यही आएगा इनटू में 1/2। अब इनका डिफरेंस है 1 का, इसका डिफरेंस है मेरे पास 2 का, और इनका डिफरेंस है 3 का। इनके डिफरेंस का स्क्वायर ही कर रहे हैं ना, तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, और वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 14 बनेगा। ये 2 से काटूंगा तो ये 7 आ जाएगा, 7 6 जा 42, 4 कैरी फॉरवर्ड 5 3, 5320 मेरा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ आ रही है चीजें? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 2 नंबर्स का सम इतना दे रखा है, उनका एचसीएफ इतना दे रखा है, हमें बताना है कि कितने नंबर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कितने पेयर्स होंगे नंबर्स के, ठीक है, पेयर्स ऑफ नंबर्स पूछा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप कहेंगे सर एक नंबर 1 है मेरे पास, नंबर 2 है, इसमें नंबर 1 को AH मान लिया और नंबर 2 को BH मान लिया, जिसमें A और B आपस में कोप्राइम हो जाएंगे, और इनका जो कॉमन पार्ट है नंबर 1 और नंबर 2 का, वो हो गया इनका HCF। इन दोनों का सम कितना दे दिया हमें, ये दे दिया हमें 180। HCF को कॉमन ले लोगे, HCF है 15, तो मेरे पास जो इनका कोप्राइम पार्ट है, A और B क्या है, कोप्राइम वाला पार्ट है इन दोनों का, जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, वो 180 के बराबर आया। तो आप देखेंगे 15 से इसे काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 12। अगर A प्लस B मेरे पास 12 है तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है A और B के। आप कहेंगे सर A को 1 कर दो तो B को क्या करना पड़ेगा 11, दोनों कोप्राइम है, ठीक है। A को 2 कर दिया, B को क्या करना पड़ेगा 10, कोप्राइम बनेंगे नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें पेयर 2 कॉमन आ गया, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, हमारा HCF 15 नहीं रहेगा, फिर वो 2 और कॉमन आ गया, 30 होना चाहिए था, तो ये वाले कॉमन वाले नहीं कटेंगे। फिर 3 और 9 भी नहीं बनेगा, 4 और 8 भी नहीं बनेगा, फिर 5 और 7 ये बन गया, फिर 6 6 नहीं बनेगा, और फिर 7 5 फिर रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो पेयर्स बनेंगे जिसमें A हमारे पास ये होगा, B ये होगा, और A ये होगा, और B ये होगा। ठीक है, अगर आप रिवर्स भी कर लो कि भाई A ये कर लूं, B ये कर लूं, तब भी पेयर मेरा नया नहीं माना जाता, वो सेम ही पेयर माना जाता है। तो हमारे पास कितने केसेस बने, 2 केसेस बने। और आपसे पूछे भाई नंबर्स कौन कौन से होंगे, वो तो इनमें 15 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला हो गया 15 इंटू 1, 15 इंटू 11 165, 15 इंटू 5 75, और 7 जा 105। एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, 2 ही पेयर मेरे बन पाएंगे। क्लियर हो गया? अगला सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था, ठीक है, हालांकि था बहुत आसान, जिसने पढ़ रखे हैं बेसिक फॉर्मूला भी वो भी कर सकता है, बस आपको विजुअलाइज करने की जरूरत थी। कहता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो एक स्फेयर के अंदर डाल दिया, मतलब एक स्फेयर के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को यहां पे डाल दिया। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का सरफेस एरिया है वो क्या दे रखा है हमें, 768। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और इसका मान हमें कितना दे रखा है 768 दे रखा है। आगे कहता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस, सभी एजेस की लेंथ का सम कितना दे रखा है हमें 54। अच्छा, अब एजेस की बात करें तो कितनी होती हैं, अगर मैं देखूं तो हमारे पास, अगर मैं सिर्फ लेंथ वाली की बात करूं, मैं इस बॉक्स को थोड़ा पूरा ब्रांड करने की कोशिश करता हूं कि हमें कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है। एक क्यूबॉइड में या क्यूब में कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, है ना। तो इसमें आप कहेंगे सर अगर ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ के करस्पॉन्डिंग ये भी, तो मेरे पास 12 एजेस होंगे, तो इसमें 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेथ होंगी और 4 हाइट होंगी। तो सम ऑफ एजेस की अगर मैं बात करूं तो वो किसके बराबर है, 4L प्लस B प्लस H के बराबर है।
ये वाली वैल्यू मेरे को कितनी दे दी, ये 152 दे दी। हमसे क्या पूछा, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस क्या होगा। अच्छा आप ध्यान से समझिए, जब मैं एक स्फीयर के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को डालूंगा तो भाई स्फीयर में क्या चीज होती है, हमारे पास सिर्फ रेडियस ही होती है एक मेन। और अगर मेरे को इसके अंदर अच्छे तरीके से इंस्क्राइब करना है, अगर हमें ये नहीं दे रखा पूरा मैच कर रहा है या कुछ भी, तो हम मान के चलेंगे पूरा मैक्सिमम साइज का हम इसके अंदर क्यूबॉइड डालेंगे। और अगर मैक्सिमम साइज का क्यूबॉइड हमने इसके अंदर डाला तो आप ये देखिए मेरे पास जो क्या कहते हैं रेडियस होगा, जो अपोजिट डायगोनल जो इसका बनेगा ना रेक्टेंगुलर बॉक्स का, अगर आप उसे मिला देंगे तो ये किसको रिस्पॉन्ड करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डायमीटर को, किसके, स्फीयर को, ठीक है, जिसे मैं कह सकता हूं 2r। और जो ये डायगोनल है इसका वो किसके बराबर है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का। ये आपको डायगोनल की लेंथ भी पता है भाई, ये वाली डायगोनल की लेंथ होती है मेरे पास रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो अगर मेरे को ये मिल गया तो मैं अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। l प्लस बी प्लस एच मेरे को पता है, ये वाला मेरे को पता है क्या वैल्यू होगी। आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, अगर मैं फॉर्मूला ही डायरेक्ट आप लोगों के लिए लिख दूं तो मेरे पास होता है सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया प्लस डायगोनल की लेंथ के स्क्वायर के। अगर हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर अगर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, सम ऑफ साइड्स क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड मान ले, तो ये क्या होता है मेरे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस बी एच प्लस एच। ये तो आपको पता ही है ना, अलजेब्रा से कनेक्ट कर दिया हमने, तो वही फॉर्मूला हमें यूज करना है और यहाँ पे क्या कर देना है, अपना डी का मान बता देना है। तो मेरे को ये वाला, ये हो गया मेरा डी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू गिवन है, और l प्लस बी प्लस एच 4 से इसे काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 38 आएगी। तो ये हो गया 38 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर होता है मेरे पास 1444, याद होगा आपको। तो यहां से मेरे को डी का मान निकालना है और फिर सोल्व करके अपना आंसर कर लेंगे। इसमें से ये घटाया तो यहां पे ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 6 7 और 676 डी स्क्वायर हो गया। तो डी का मान कितना हो गया, 26 हो गया। डी कितना है, 2r के बराबर है, तो r का मान कितना हो गया, 13 हो गया। और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा सोचने वाला सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था। अगला सवाल हमारे पास मिक्सचर से रिलेटेड है। पिछली बार बहुत सारे सवाल आए थे ऐसे, ठीक है, और 40% लोगों ने इसे सही भी किया। क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके ऊपर देखो, अगर 4 लाइन का सवाल दिख रहा है, आपके ऊपर होता है कि आपको साथ के साथ करना है या लास्ट के लिए छोड़ना है, ठीक है। जनरली मिक्सचर में लोगों को रहता है थोड़ा कॉन्फिडेंस, अगर रिप्लेसमेंट वाला सवाल नहीं है या कुछ है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। हालांकि इसमें भी थोड़ा रिप्लेसमेंट तो हो ही रही है, बट फिर भी इट्स अप टू यू, कह नहीं सकते कि अभी करना है या लास्ट के लिए छोड़ना है। तो मैं साथ के साथ आपको करा भी देता हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि एक फ्रूट सेलर है जिसने 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन को मिक्स कर दिया 150 लीटर ऑफ रोज वाटर के अंदर, ठीक है। ग्लिसरीन है 50 लीटर, रोज वाटर है मेरे पास 150 लीटर। अब इस मिक्सचर में से उसने डी लीटर को बाहर निकाल लिया। अच्छा, तो ये टोटल कितना बन गया मेरे पास, 200 बन गया। इसमें से डी लीटर उसने बाहर निकाल लिया, तो रिमेनिंग मिक्सचर मेरे पास इतना बचा। अच्छा, जो इसमें कंसंट्रेशन है क्या वो बदल जाएगी? आप कहेंगे सर ग्लिसरीन और अगर मैं रोज वाटर या ग्लिसरीन का टोटल परसेंटेज बताऊं तो वो कितना होगा भाई, 50 और टोटल है 120, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 150 तो 200। तो ग्लिसरीन कितना है आपके पास, परसेंटेज में देखोगे तो आप कहेंगे सर इंटू 100 कर दोगे, तो आपको यहाँ पे ग्लिसरीन मिल जाएगा यहाँ पे 25%। ग्लिसरीन 25% है तो रोज वाटर 75% होगा। ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, आगे कहता है कि 20 लीटर ऑफ ग्लिसरीन एंड 30 लीटर ऑफ रोज वाटर आर poured into the remaining mixture। डी लीटर निकाल लिया। अब इसके अंदर हमने 20 लीटर ग्लिसरीन और 30 लीटर रोज वाटर को डाल दिया। तो हमें बताना है अगर फाइनल जो मिक्सचर बना उसमें 30% ग्लिसरीन है तो डी की क्वांटिटी क्या थी जो निकाली गई थी। अब देखो कैसे करेंगे। हमने क्या करा, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने एक और सॉल्यूशन मिलाया और रिजल्टेंट में मेरे पास ग्लिसरीन 30% रह गया। हमें बताना है कि भाई डी का मान क्या होगा और ये वाले सॉल्यूशन की हमें क्वांटिटी दे रखी है।
तो कैसे सोल्व करेंगे? आप ग्लिसरीन की परसेंटेज लेके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा पहले मेरे पास जो सॉल्यूशन था उसमें ग्लिसरीन 25% थी, अगर मैंने कुछ निकाल भी लिया तब भी क्या मेरे पास ग्लिसरीन 25% ही रहेगी। ग्लिसरीन के टर्म्स में मैं एलिगेशन लगाने की कोशिश करूंगा। जो दूसरा सॉल्यूशन है टोटल कितना हो गया? मैंने इसके अंदर क्या मिलाया? 20 लीटर ग्लिसरीन और 30 लीटर रोज वाटर, तो टोटल हो गया 50 लीटर। ग्लिसरीन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 इंटू में 100%, तो ये क्या 40% आ गया मेरे पास। अच्छा, अब इन दोनों को जब मैं मिला रहा हूं तो ग्लिसरीन मेरे को कितना मिल रहा है? 30% मिल रहा है। एलिगेशन लगा देंगे तो 40 माइनस 30 ये आ गया 10, और ये 30 माइनस 25 ये आ गया 5%। तो आप कहेंगे सर ये 2 और ये 1, अगर ये 2 रेशियो क्वांटिटी में मिलाया गया तो ये वाला 1 रेशियो क्वांटिटी में मिलाया गया होगा। क्वेश्चन अब यहां से खत्म हो जाएगा। 1 रेशियो आपका 50 लीटर के बराबर है, 2 रेशियो कितना? 2 इंटू 50, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 200 माइनस डी, किसके बराबर? 100 के बराबर। डी का मान कितना आ गया? 200 माइनस 100 दैट इज 100। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आएगा। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप किसी की टर्म्स में भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। आप रोज वाटर की टर्म्स में लगाना चाहें रोज वाटर की टर्म्स में, ग्लिसरीन की टर्म्स में लगाना चाहें ग्लिसरीन की टर्म्स में, और अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास जैसे ये वाला सवाल है, कहता है एक एग्जामिनेशन 180 सेंटर्स पे कराया गया, जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पर सेंटर वो थे 1425। बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड किए गए एक पर्टिकुलर सेंटर पे वो 1632 थे, जबकि एक्चुअल में उनका जो नंबर था वो था 1532। तो हमें बताना है कि करेक्ट एवरेज क्या होगा पर सेंटर स्टूडेंट्स का। आप कहेंगे सर देखो कि डिफरेंस कितने का आ गया? इन दोनों का डिफरेंस है 100 का। हमने क्या करा? 100 ज्यादा काउंट कर लिया था, तो अब ये मेरे को एवरेज में घटाना पड़ेगा। एवरेज कितना था? 1425, लेकिन ये 100 टोटल वैल्यू है, कितने में बटेगा? ये 180 सेंटर पे हुआ था, तो एक सेंटर पे इसका 100 का इंपैक्ट कितना आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 180। ये मेरा क्या आ जाएगा? न्यू एवरेज आ जाएगा। अच्छा, अब सोल्व कर लो। इसमें क्या ही रह गया क्वेश्चन के अंदर? आप कहेंगे सर 20 से काट दूंगा तो 5/9 आ गया। 5/9 क्या होता है? 0.55, तो यहाँ पे कट के 0. लास्ट में 44 आ जाएगा लगभग, या 45 आ जाएगा, और ये 1424 1424.44, ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। ये सिर्फ 24% लोगों ने सही किया। अब इसमें ऐसा क्या था? क्वेश्चन में कहता है ए और बी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। ए ने इन्वेस्ट करे 10,000 और बी ने इन्वेस्ट करे 8,000। 4 महीने के बाद ए ने 3,000 निकाल लिया, बी ने 2,500 निकाल लिया, और 5 महीने के बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन किया 15,000 से। अच्छा, जब भी ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो आप जो एक्स्ट्रा जीरो है ना वो हटा दिया करो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 2,500, लास्ट में 2 जीरो इधर है, बाकी सब में 2 जीरो तो मिनिमम आ ही रही है, तो 2 जीरो वाले पार्ट को एलिमिनेट करके चलता हूं मैं। तो मैं मान लेता हूं ए ने पहले 100 रुपीज इन्वेस्ट करे, बी ने करे पहले 80 रुपीज इन्वेस्ट। 2 जीरो वाला पार्ट सब जगह हटा दिया। फिर 4 महीने के बाद क्या हुआ? ए ने विड्रॉ करे 3,000 मतलब 30, तो ये 4 महीने तक पड़े रहे होंगे। ए ने 30 विड्रॉ कर दिया, तो अब रह गए ए के पास 70 4 महीने के बाद। बी की बात करते हैं। बी ने 4 महीने के बाद कितने और इन्वेस्ट करें? बी ने इन्वेस्ट करें 2,500 और, तो 80 में 25 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 105। उसके और 5 महीने के बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन किया 15,000 से। अच्छा, 4 महीने हो चुके थे, 5 और महीने जोड़ दो तो 9 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया किस कैपिटल से? 150 की कैपिटल से। हमें बताना है साल के अंत की बात, तो सी ने कितना करा होगा? 9 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो सी के लिए तो बचे 3 महीने। 4 महीने यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए 8 महीने, और यहाँ पे भी आ गए 8 महीने। क्या ये मेरे पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इतना आप सभी लोग सीख चुके हैं पार्टनरशिप में। कहता है कि अगर जो बी का शेयर है कितना ज्यादा होगा सी से, 1 साल के बाद अगर टोटल प्रॉफिट हमारा इतने का है,
तो यहाँ पे तो सिंपलीफाई करके आपको रेशियो निकालना है, सम करोगे वो ऐसे इक्वेट करोगे और उससे b माइनस सी का डिफरेंस निकाल लोगे। चलिए सोल्व करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो काटने की कोशिश भी करेंगे। 10 सब जगह कट जाएगा मेरे ख्याल से, एक जीरो गई, एक जीरो गई, एक जीरो गई, 5 और 2 21 इंटू 4 84 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक जीरो गई। और कुछ अब ज्यादा काटने की जरूरत नहीं, लास्ट में काट लेंगे। 40 प्लस 56 96 हो गया, 32 प्लस 84 116 हो गया, तो ये हो गया 45। कुछ और आगे कटता हुआ दिख रहा है? एक्सेस तो कुछ नहीं दिख रहा। चलिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इस तरह के क्वेश्चंस में बस ये डाउट रहता है। 212 217 257 ये आ रहा है, इसका मान किसके बराबर है? 57825 के। हमें अब डिफरेंस बताना है बी और सी का, तो ये हो जाएगा मेरे पास 171। अब देखो एक चीज तो ये है कि हम 71 का मल्टीपल देख लें, बाकी दूसरा हम पूरा सोल्व करें। अच्छा अगर मैं पूरा सोल्व करता हूँ यूनिट डिजिट से कर लो, 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 5 आए? आपको कहेंगे सर लास्ट डिजिट मेरे पास 5 ही आएगी, है ना, और यहाँ पे 1 में फिर ये 5 आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। 1 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 मिल जाए? आप कहेंगे सर सॉरी 1 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? 5। तो जो भी आंसर होगा यूनिट डिजिट 5 होगी, तो यही आंसर है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास, ये बच्चों को मजा आ गया क्वेश्चन देख के, सभी ने सोल्व कर लिया कि सीधा सीधा दिख रहा है भाई, आंसर कैसे निकालना है निकाल लो। ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या होता है? 12 प्लस स्क्वायर कर देंगे 9/16 और रिवर्स कर देंगे तो 16/9 माइनस 225 डिवाइडेड बाय 15 आ गया। अच्छा 225/15 तो 15 ही आ जाएगा ना, इसे काट लो। नीचे 28 डिवाइडेड बाय 2 14 प्लस 7/49 1/7, ये आ जाएगा -3 -27 16 में घटाऊंगा तो -11/9 आ गया, और इधर 98 प्लस 1 99, और नीचे 7 है तो वो ऊपर चला जाएगा। क्या कट रहा है? 11 से कटेगा 9, तो ये आ गया -7/81। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का है। छोटा सवाल है तो सभी लोगों ने करा होगा। एक लेवल ग्राउंड है, एक पॉइंट है इसके ऊपर एक, जिससे अगर एक टावर का एलिवेशन निकालते हैं तो वो हमें दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। तो यहां से ये मिलाया तो ये हो गया हमारे पास 30। एक आदमी 40 मीटर यहां से चल के इधर आ जाता है, पॉइंट बी पे एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। तो हमें बताना है हाइट ऑफ टावर क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के कई बार पूछे जा चुके हैं। कुछ लोगों ने शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी होगी, बाकी नहीं भी बनाओ तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल पकड़ना है आपको। अगर मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल को देखूं तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री में साइड का रेशियो क्या हो जाता है? अगर ये 1 रेशियो है तो ये वाली साइड क्या हो जाती है? √3 रेशियो। अब बड़े वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, ये हाँ ये और ये पूरा, तो इसमें क्या होगा? आप कहेंगे सर 30 डिग्री है, तो अगर ये 1 रेशियो है तो ये इसका √3 टाइम्स होता है, तो ये √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3 रेशियो। अब मेरे पास 3 है, 3 रेशियो, ये 1 रेशियो, 3 - 1 कितना हो गया? 2 रेशियो, जो किसके बराबर है? 40 के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर? 20 के बराबर। हमें हाइट का बताना है जो कि है √3, तो 20 √3, दिस विल बी माय आंसर। ठीक, अगला सवाल हमारे पास फटाफट से देखिए। रमन ने क्या करा? X रुपीज इन्वेस्ट करे एक इंश्योरेंस कंपनी में, जिसमें हमें 44% का एनुअल रिटर्न मिलता है, और Y रुपीज इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड में, जिसमें हमें 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे मिलता है। जो अमाउंट मिला उसे 1 साल के बाद दोनों इन्वेस्टमेंट से वो बराबर है, तो X रेशियो Y बता दो, स्क्वायर रूट ऑफ X रेशियो Y बता दो। ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखो पहले X अमाउंट है, उसे 44% एनुअली उसने रिटर्न पे दिया,
तो एक साल में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर अपने आप को 144 100 प्लस 44 दैट इज 144 डिवाइडेड बाय 100 अमाउंट इतना बनेगा। ये किसके बराबर है? जब हम उसने y अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगाया 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ईयरली अगर 10% है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 5%। और एक साल की बात चल रही है तो 5% दो बार होगा, आप इफेक्टिव निकाल लोगे तो भी आप कह सकते हैं सर ये 10.25 आ जाएगा, जो कि मेरे पास वैल्यू आती है 41/4 है ना परसेंट। या फिर आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से नहीं करना तो आप डायरेक्टली कहो कि भाई ये वाली वैल्यू 5% क्या होता है मेरे पास 1/20, तो एक का इंटरेस्ट मिलेगा 20 पे, तो 21/20 6 महीने में, और एक साल की बात कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यही बात है। अच्छा, अब x रेशियो वाई अगर मैं इसे भी देखूं 144 और 100 को, तो क्या मैं इसे भी 12/10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x रेशियो y का रूट निकालना है, x और y इधर आ गया तो मेरे पास ये स्क्वायर वाली दोनों टर्म है, अगर मैं रूट लगा दूंगा तो इन दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 21/20 एज इट इज रह जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो 12 नीचे और 10 ऊपर, ये वैल्यू बचेगी मेरे पास। क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये 21/24 जिसे मैं 3 से काट दूंगा, और ये 7/8 आ गया। इजी था, स्टेटमेंट बस बड़ी थी, कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं थी इस सवाल में। अगला सवाल, ये कितनी बार मोक्ष में हम दे चुके हैं, साइन ए प्लस कोस ए √2 के बराबर है, तो भाई बता दो 10a प्लस कोट ए प्लस 2 साइन ए कोस ए का मान क्या होगा। कैसे करेंगे? आपको पता है 10a प्लस कोट ए का मान क्या होता है, ये होता है 1 साइन ए कोस ए, और यहाँ पे 2 साइन ए कोस ए दे रखा है। इसे सिंप्लीफाई करोगे साइन बाय कोस, कोस बाय साइन में, और एलसीएम ले लोगे तो आपको ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कट जाएगा और नीचे सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, बेसिक से करना है तो कर लो। और अगर साइन ए प्लस कोस ए है और मेरे को साइन ए कोस ए चाहिए, तो हम कहेंगे सर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, ये वाली वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ये तो होता है 1, तो ये वाली वैल्यू 2 साइन कोस तो क्या आ गया मेरे पास? यहाँ पे आ गया 1, ये उधर जाके घट जाएगा, तो ये तो 2 इंटू ये तो 1 ही रह गया पूरा का पूरा, और साइन कोस का मान क्या आ गया? 1/2, 2 + 1 3 आएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास कहता है मिस्टर गुप्ता ने, अब देखो सिर्फ से 4-5 लाइन का सवाल है तो एग्जाम में लास्ट के लिए ही छोड़ना, ठीक है, अभी मैं तो करा देता हूं लेकिन वैसे आपको ये लास्ट के लिए छोड़ना चाहिए। मिस्टर गुप्ता ने अपनी स्टेट छोड़ी, ठीक है, अपनी संपत्ति छोड़ दी, तो उसने कुछ डायरेक्शंस दी कि इस तरीके से कि 7/12 उसकी टोटल जो वेल्थ है वो दे दी जाए उसके नीफ और नाइस में इन द रेशियो 5:2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं 7/12 की बात चल रही है, तो मैं टोटल वेल्थ को 12 मान लेता हूं, या टोटल एस्टेट कह लो या वेल्थ कह लो, एक ही बात है। तो मैंने कहा टोटल वेल्थ है 12, इसमें से उसने डिसाइड किया कि 7 जो रेशियो होगा वो किस में बांट देगा? वो बांट देगा अपनी नेफ्यू एंड नीस में, नेफ्यू नीस। अब इसमें भी किस रेशियो में बांट रहा है? 5:2, तो टोटल कितना हो गया भाई? 7 ये मेरा 7 है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहूंगा सीधा नेफ्यू को 5 दे देगा और नाइस को 2 दे देगा। ठीक है, अब तक कोई दिक्कत नहीं। जो नीस है उसे अपना 1/3 अमाउंट जो मिलेगा उसे चैरिटी में देना है, तो चैरिटी में इसका कितना जाएगा? 1/3 पार्ट, बाद में देखेंगे कितना आएगा, अभी क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा तो इसे छोड़ देते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट था उसकी प्रॉपर्टी का तो 7 था, रिमेनिंग बचा 5, टोटल 12 में से 7 इधर गया तो 5 बच गया। मिस्टर गुप्ता ने इसका 1/5 दे दिया अपनी सिस्टर को, तो इसकी सिस्टर होगी, इसका 1/5 निकालूंगा तो ये आ गया 1, और जो बचा हुआ अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट वो कितना रह गया? 5 में से 1 घटाया तो 4, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 24,000। हमें बताना है कि नीस ने चैरिटी में कितना डोनेट किया, तो आप देखेंगे नीस ने कितना डोनेट किया चैरिटी में, उसके पास 2 रेशियो था, 2 का भी 1/3 डोनेट किया, तो मैं कहता हूं 2/3 रेशियो उसने चैरिटी में डोनेट किया। इसका मान बताना है, जब मेरे पास 4 रेशियो का मान इतना है, तो 4 रेशियो का मान इतना है, तो 1 रेशियो का मान 6,000 आ गया, 2/3 रेशियो का मान इंटू में 6,000 कर देंगे, तो ये 2,000 इंटू में 4,000 आ गया।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चले, आंसर निकल गया, ज्यादा मुश्किल रेशियो नहीं बनाए गए। ये वाला सवाल तो बहुत ही ज्यादा आसान है। दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशियो दे रखा है, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताना, तो वो तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, साइड का रेशियो एरिया के रेशियो का क्या होता है, रूट होता है। तो ये वाली वैल्यू 12/16 आ गई, जिसे मैं 3/4 भी लिख सकता हूं। चलें आगे। अगला सवाल हमें दे रखा है, यहाँ पे 2 पॉइंट है P और Q, उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है यहाँ पे 300। एक पर्सन P से स्टार्ट करता है y की स्पीड से, दूसरा पर्सन हमारा Q से स्टार्ट करता है y + 20 की स्पीड से। 3 घंटे के बाद दोनों मिल जाते हैं, तो मान लो यहाँ पे ये भी 3 आवर्स तक चले और ये भी 3 आवर्स तक चले, दोनों का मिलन हो गया। तो हमें बताना है कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। आप कहेंगे सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मेरे रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो y + 20 2y + 20। 3 घंटे में ये पूरी जर्नी कवर की गई है, और ये किसके बराबर आ गया, टोटल जर्नी है 300। स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, यहां से काटेंगे तो ये आ गया 100, 20 घटाऊंगा 80, y का मान कितना आ गया 80/2 दैट इज 40। अगर y मेरे पास यहाँ पे 40 आ गया, तो भाई y + 20 कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 60। अगर इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए तो 2/3 आ जाएगा मेरे पास, और यही इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगेन सिंपल सवाल ये दे रखा है, 78% लोगों ने सोल्व कर दिया। ये बताना किससे डिविजिबल होगा। 9 की पावर दे रखी है, तो 9 की पावर 12 को कॉमन ले लो, और आप कहेंगे सर ये 1 + 9 + 9² दैट इज 81 बचा। सम करेंगे तो 9 की पावर 12 और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 91। 91 क्या होता है, ये होता है 7 × में 13। तो ये किस किस से कटेगा, 9 की पावर 12 तक कट जाएगा, जिसे अगर 3 की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हैं। 7 से कटेगा और 13 से कटेगा। 13 दे रखा है, तो यही आंसर हो गया। 5, 11 और 17 तो कहीं दिख नहीं रहा। अगला सवाल हमारे पास कहता है, हमारे पास एक वर्कर P है, उसे अकेले काम करने में 16 दिन ज्यादा लगेंगे जितना टाइम P और Q मिलके काम को करेंगे। वर्कर Q है, उसे अकेले काम को कंप्लीट करने में 9 दिन ज्यादा लगेंगे जितने P और Q को लग रहे हैं। तो हमें बताना है अगर साथ मिलके काम करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। डायरेक्ट ट्रिक होती है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर मेरे को मान लो P और Q है, दोनों साथ मिलके एक स्टेज में काम को कंप्लीट करते हैं, कहता है जो P है उसे 16 डेज ज्यादा लगेंगे, दोनों साथ मिलके जो टाइम लग रहा है उससे। Q है उसे 9 दिन फालतू लगेंगे जो साथ मिलके टाइम लग रहा है उससे। तो हमारे पास तीनों का ये टाइम दे दिया। हमें बताना है कि भाई P और Q को टोटल कितना टाइम लगेगा, x का मान बताना है कि कितना होगा। तो भाई इसका डायरेक्ट आंसर निकल के आता है हमारे पास, ये x का मान होता है रूट में। P को जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है दोनों के टाइम से, और Q को जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है दोनों के टाइम से, इसका रूट कर दो, और ये वाली वैल्यू होती है 4 × 3 = 12। बहुत पुरानी ट्रिक है, कोई नई मैंने नहीं बनाई यहाँ पे, ये सभी लोगों को पता होनी चाहिए। इससे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है इस तरह के क्वेश्चंस का। बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम ले लोगे, फिर यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करके आप टोटल वर्क को इक्वेट कर दोगे। क्लियर? तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे P और Q की कुछ एफिशिएंसी निकल के आएगी, यहाँ पे P + Q की निकलेगी, उन दोनों को इक्वेट कर देना, अपना आंसर मिल जाए। तो बेसिक से भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट तरीका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन करने का। वरना आपने ये तो पढ़ा P को अगर इतना टाइम लग रहा है, Q को इतना टाइम लग रहा है, तो P + Q को कितना टाइम लगेगा। आप कहेंगे सर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो पहले, x + 16 और यहाँ पे x + 9 है, फिर इन दोनों का सम कर दो डिवाइडेड बाय x + 16 प्लस x + 9, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर ही हो जाएगा। दोनों का कंबाइंड टाइम दे रखा है। इसे सिंपलीफाई करोगे तब भी रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन रिजल्ट नेट में लास्ट में यही बचेगा कि 16 × 9 x का मान आ जाएगा रूट के अंदर। अगला सवाल कहता है ABC हमारे पास क्या है, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर डाला गया, जिसमें AB का मान हमें 12 दे रखा है। ठीक है, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर बनाया, जो AC को एट पॉइंट X पे मिल रहा है
और सर्कल को अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो सर्कल को कहां पे मिल रहा है, y पॉइंट पे मिल रहा है। तो हमें वैल्यू बतानी है 2 इंटू बी एक्स इंटू में बी वाई की। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऐसी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाती है ना, तो फिर तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी, आपको ये समझ आ जाना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा तो इजीली आंसर आ ही जाएगा। सोल्व करेंगे सबसे पहले तो भाई, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो आपको ये पता है एंगल बाइसेक्टर किससे पास होके जाता है, इन सेंटर पे। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, सेंट्रोइड हो, और तो सेंटर हो, सारे एक ही जगह पे लाई करते हैं, सारे सेम ही होते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से जो एंगल बाइसेक्टर है ये आपके यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह भी काम करता है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। और जो ये वाली लेंथ है ये आपकी हाइट भी होती है। तो यहाँ पे अगर bx का मान निकालना है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर 2 इंटू में इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर a हो तो हाइट होती है √3/2a, तो ये bx हो जाएगा √3/2 इंटू में हाइट कितनी है 12। ये हो गया ये। अब बारी आती है भाई ये by क्या है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर ये सरकम सेंटर का भी पॉइंट ये है तो मतलब इसे सेंटर मान के एक सर्कल बनाया जाए जो तीनों वर्टिसेस से टच हो, ये भी है। तो अगर by की बात करें तो क्या by डायमीटर होगा या नहीं होगा। ये सेंटर है, यहां से लेके यहां तक भी रेडियस, यहां से लेके यहां तक भी रेडियस, है ना। तो by को आप या तो ट्वाइस रेडियस कह लो या फिर डायमीटर कह लो। अच्छा अगर ये रेडियस में मान के चल रहा हूं तो by की दूरी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो आपका सरकम रेडियस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड अपॉन में √3। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ट्वाइस, क्योंकि ये ट्वाइस रेडियस है डायमीटर है, ट्वाइस इंटू में साइड अपॉन में √3, साइड थी 12 और डिवाइडेड बाय √3। क्या यही आएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ करने की जरूरत है नहीं है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। यहाँ पे आप कहेंगे सर √3 से √3 को एलिमिनेट करो, 2 से इस 2 को एलिमिनेट करो, और क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 288, 144 इंटू 2 288। दिस विल बी माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना कहीं गलती ना कर रही हो, वैसे तो मेरे हिसाब से सारी चीजें ठीक है। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक शॉपकीपर ने 7/9 अपने आर्टिकल्स बेचे 25% के प्रॉफिट पर और रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। तो हमें बताना है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट होगा। सीजीएल 2024 में ऐसा सवाल आया था और इसका डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज कॉस्ट प्राइस पे बेचे तो उसे छोड़ दो, आप देखो कि रिमेनिंग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। हमने देखा कि 7/9 को बेच रहा है 25% के प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल पे कितने होगा, क्योंकि मेन प्रॉफिट का पार्ट यही हो गया। तो आप कहेंगे सर 7/9 इंटू में 25%, टोटल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है प्रॉफिट में। यहां से सोल्व कर लेंगे तो 175 डिवाइडेड बाय 9, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 9 से काटेंगे 1 जा 9 जा, और 19 पॉइंट कुछ आ रहा है, चार ऑप्शन में एक ही है तो 19.44। 7/9 पे अगर मेरे को 25% का प्रॉफिट निकल रहा है तो ओवरऑल पे कितना परसेंट का होगा, इतना का हो जाएगा। क्योंकि बाकी अगर मैं देखूं 7/9 पे इतना आ रहा है, बचा 2/9, 2/9 पे अगर कॉस्ट प्राइस से बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 0% का, तो इन दोनों का सम करेंगे तो भी हमें वही मिलेगा, ये वाला तो 0 बन ही जाएगा ना, तो इसे इग्नोर कर देते हैं। तो एक लाइन में आंसर निकलना था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला सवाल एक कहता है कोन का जो डायमीटर है बेस का वो 28 दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी दे रखा है, तो हमें वॉल्यूम बतानी है कि क्या होगी। अच्छा अगर मैं कोन बना देता हूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr_l होता है, जो मुझे दे रखा है 2200। अच्छा यहाँ पे कोन का अगर मेरे पास ये 28 दे रखा है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 14, पुट कर देंगे तो 22/7 इंटू 14 इंटू में l कितना है 2200 है, यहां से काटेंगे 100, यहां से काटेंगे 2 और ये 100 2 से काटेगा तो 50, तो l आ गया 50। वॉल्यूम बतानी है तो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, तो 1/3। अगर मेरे पास भाई ये बताओ रेडियस 14 हो तो πr² का मान क्या होता है, 616 होता है, पढ़ा रखा है, और हाइट का मान निकाल लेंगे। रेडियस है 14, ये स्लांट हाइट है 15,
हाइट कितनी आएगी। मैंने आपको बता रखा है डायरेक्टली, अगर आपको ट्रिपलेट ना भी दिखे तो आपका तरीका क्या होता है, आप इनका रेशियो ले लो। 14:50 कितना हो गया, 7:25 हो गया। 7 और 25 तो आपको पता है किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 24 के साथ बनाते हैं। तो ये वाली वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करके यहाँ तक पहुंचे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 48। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू में 48 और 3 से काट दूंगा तो ये आ गया 16। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट सबकी डिफरेंट है, तो 6 6 जा 6, जो भी आंसर की यूनिट डिजिट 6 है वही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चले आगे। अगला सवाल कहता है ए की जो एफिशिएंसी है 20 है वो 2 गुना है। साथ मिलके काम करेंगे तो एक काम को 10 दिन में कर लेंगे। कंबाइंड एफिशिएंसी इनटू में टाइम, टोटल वर्क हो गया 30। आगे कहता है कि ए को अकेले काम का आधा करने में कितना टाइम लगेगा। टोटल है 30, तो काम का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी है 2, अकेले करेगा तो 7.5। क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इसमें क्या चाहिए था कि बस ये हाफ आपको दिख गया तो आपने कर दिया। जो लोग नहीं कर पाए ना ये बचे हुए, या तो वो क्वेश्चन तक पहुंचे नहीं है या उन्हें हाफ नहीं दिखा, वरना ये क्वेश्चन सभी को आता था करना, ये मैं मान के चल रहा हूं। अगला सवाल हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू बता दो कि आपका मान क्या आएगा। sin 21 दे रखा है x/y, sec 21 माइनस sin 69 का मान बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपके ऊपर है कि आप लॉजिकली कितना सोच पा रहे हैं, वरना एक तरीका होता है कि आप ट्रायंगल बना के चीजों को आसान कर लें। जैसे कि मेरे को दे रखा है यहाँ पे 21, तो एक एंगल 90 बना दिया और एक एंगल मैंने बना दिया, ये 90 है, तो ये 90 माइनस 21 69 आ जाएगा, है ना। तो यही दे रखे हैं 21 और 69 का रिलेशनशिप देख रखा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भाई 21 है ना, 21 की टर्म्स में ले लो सारा, sec 21। अब sin 69 को क्या लिख सकता हूं, साइन का रिलेशन होता है cos के साथ, तो cos 90 माइनस 69, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास sin 20 cos 21, है ना। अगर इतना हो गया आपका तो चीजें आसान हो गई। अच्छा, अगर ये cos 21 मिल ही गया, sec 21 क्या होता है, 1 अपॉन cos 21, तो मैं कह सकता हूं 1 अपॉन cos माइनस cos, मेरे पास ये रिजल्ट है, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos, ये रह गया एज इट इज। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है भाई, ये तो sin स्क्वायर होता है, तो sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos, मेरे पास ये रिजल्ट बचा। अब क्या टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, नहीं लगेगा। अब sin स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और cos का मान क्या होगा, साइन ये है तो cos जाएंगे हम, तो हमें पता है साइन स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। या फिर आप इस तरीके से देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। अगर मैं यहाँ पे बेस निकालूंगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेस होगा रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको पता है वाई है, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या चला जाएगा मेरे पास, बेस है, हाइपोटेनियस है वाई, तो ये वाई ऊपर आ गया, तो बचेगा वाई से वाई कट गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, और रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे बेटर तरीका होता है कि आप सिंप्लीफाई करके कर लो। जो लोग बिगिनर लेवल पे होते हैं, जिन्हें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो वैसे ट्राइंगल बना के भी चीजों को ट्राई कर लेते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। एक्स स्क्वायर बाय वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, क्या आप ये बताओ, किसी भी सिनेरियो में मेरे पास रूट में नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, नहीं आएगी ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स बाय वाई दे रखा है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे sin 21 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, x है मेरे पास और y है, x परपेंडिकुलर होगा और y क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो हमें पता है हाइपोटेनियस बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, तो इसका मतलब y बड़ा हो गया किससे, x से। अगर y बड़ा हो गया x से, तो रूट में कभी भी मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आपको रूट में दिख रहा है तो ये आ ही नहीं सकता, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होती है, तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे वैसे ही कट गए, या तो ये और या फिर ये। क्लियर है ये चीज, क्लियर है या नहीं है? अच्छा, ये वाला ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्या,
ध्यान से सोचिए और बताइए। अगर मैं डिग्री के बेसिस पे चलूं, x और y दे रखा है मेरे पास, x की डिग्री क्या है 1 है, y की डिग्री क्या है 1 है ना। तो जब मैं रेशियो निकाल रहा हूं तो मेरे पास ये दोनों ऊपर और नीचे डिग्री मेंटेन होनी चाहिए, और साइन कहीं भी हम स्क्वायर नहीं कर रहे, कुछ अलग चेंज नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल सिंपल पार्ट में दे रखा है, तो हमारे पास डिग्री मेंटेन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरे पास एक बचेगी डिग्री, है ना, रूट में 2 डिग्री है तो एक बचेगी, एक यहाँ पे है तो नीचे डिग्री 2 है ऊपर डिग्री 1 है। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे देखेंगे डिग्री 1 आएगी तो ऊपर डिग्री 2 और नीचे भी डिग्री 1 इंटू 1 2, मतलब पावर है ना, 2 डिग्री मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगी तो 2/2। तो ये मेरा फिर भी ठीक बैठ रहा है, इसके भी चांसेस नहीं है। तो ऑप्शन से भी इस तरह के सवाल अगर मुश्किल बने तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दिस। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है, जो कि हम डिटेल्ड क्लासेस में सारी आपको कराते ही हैं। अभी तो खैर इसमें यहाँ पे डिटेल में जाऊंगा इन कंसेप्ट में तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, तो सिर्फ आप बेसिक से समझ लो और कंसेप्ट समझ लो। क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली क्लास आपने देखी होगी, तो इस तरह के सवाल में कुछ टाइम नहीं लगा होगा, जिसके अंदर हमारे पास 12 लोग हैं। मैंने आपको बताया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर n लोग बैठते हैं तो उन्हें कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं। जो नंबर ऑफ वेज होते हैं वो होते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो टोटल केसेस मेरे पास कितने तरीके से हम 12 लोगों को बैठा सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल से। अगर यहाँ पे 2 लोगों को साथ में बैठा दिया हमने, इन दोनों को मान लो साथ में बैठाना है, तो ये दोनों एक काउंट होंगे। अगर ये दोनों एक काउंट होंगे तो अब कितने लोग बचे मेरे पास, भाई आप कहेंगे सर 11 लोग बचे, इन्हें बैठाना है, तो मेरे पास कितने वेज होंगे, 11-1 फैक्टोरियल, इतने केसेस बचेंगे। इस तरीके से बैठा सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो इनटू में 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। तो कितने केसेस बनेंगे जब ये दोनों साथ में बैठे, वो बनेंगे इतने। टोटल केसेस कितने बन सकते हैं, 12 लोगों को अगर राउंड टेबल में बैठाना है वो इतना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सोल्व करके आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल है, ये n का मान 12 है, इनटू में 2 फैक्टोरियल, ये आएगा मेरे पास 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल क्या होता है, 11 इनटू में 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल तो 2 और 11, ये क्या जाएगा आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास थोड़ा सा लंबा है, लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हैं इस तरह के सवाल को। और क्या है हमारे पास, ये छोटा सवाल है लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसे आता होगा वही कर पाएगा। और ये सर्ट्स का सवाल है, चलो तीनों करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन में हमें कहता है कि एक आम बेचने वाले ने कुछ मैंगो खरीदे, अगर वो उसके 25% को बेच देता है तो उसे टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है मैंगोज की, ठीक है। रिमेनिंग मैंगोज को, जो कि ज्यादा ओवर राइप हो जाते हैं या जो मतलब पक जाते हैं ज्यादा, तो जिससे ही खराब ना हो, वो उन्हें 80% जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसे प्रीवियस प्रॉफिट के हाफ प्रॉफिट पे बेच देता है, और बचे हुए जो हैं वो खराब हो जाते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। तो हमें बताना है कि सेलर को ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा इस पूरे लोट में, ठीक है। आपके ऊपर, आप रेशियो मेथड से करें या कैसे करें। मैं इसे क्वांटिटी की फॉर्म में देखूं अगर, या मैं ये कहूं कि मान लो उसने कितने मैंगोज खरीदे, 100 मैंगोज खरीदे, 25 मैंगोज को उसने अलग बेच दिया, है ना, 25% इसका, रिमेनिंग कितने रह गए, 75 रह गए। उसके 80% को उसने अलग बेचा है, मतलब 60 को उसने अलग प्राइस पे बेचा है, और बचे कितने, 85 हो गए, 15 हो गए, वो खराब हो गए, उसे उसने ये मान लो फ्री बराबर मतलब फेंक दिया उसे, ठीक। तो अब हमारे पास यहाँ पे बात आती है कि ये हमारा क्या हो गया, मान लो एक मैंगो की कीमत है, जो कॉस्ट प्राइस है एक मैंगो का वो 1 रुपए, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हुआ 100 मैंगो का वो 100 रुपए हो गया। अब उसने 25 को कुछ इस तरीके से बेचा कि उसका जो प्रॉफिट है वो मतलब 25 से उसने पूरी कॉस्ट निकाल ली, मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर बेचा। तो 25 मैंगोज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 100 हो जाएगा। 25 मैंगोज का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 100 हो गया। अब प्रॉफिट आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना हो गया, 4 गुना रेट पे बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो गया 75 का, कितने पे, 25 पे, तो एक पे प्रॉफिट कितने का होगा, आप कहेंगे सर एक मैंगो को अभी बेच रहा है वो 3 रुपए के
प्रॉफिट पे। आगे कहता है जो रिमेनिंग का 80% है, मतलब कितने 60 मैंगो, उसे हाफ प्रॉफिट भी बेच रहा है पहले के। तो पहले 3 का प्रॉफिट था, इसका आधा कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1.5। तो इसे हर एक मैंगो पे प्रॉफिट उसे कितना कमाना है, 1.5 का कमाना है। तो 60 इंटू में 1.5 ये हो जाएगा 90 का प्रॉफिट इस पे कमा लेगा। तो बेचेगा कितने का, आप कहेंगे सर 60 प्लस 90, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 150। ठीक है। अच्छा, बाकी के जो 15 थे ये तो सड़ गए, तो ये बिल्कुल फ्री बराबर जाएंगे, तो ये हो गया 0। तो टोटल मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना आया, 100 प्लस 150 प्लस 0 250। कॉस्ट प्राइस कितना था 100, कितने का प्रॉफिट हो गया 150 का, कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया 150% हो गया ओवरऑल पे। क्लियर है, सारे स्टेप्स क्लियर है आपको, कैसे कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने का, जो तरीका मेरे दिमाग में आया मैंने उस तरीके से आपको ये सवाल अभी करा दिया। अगला सवाल कहता है मेरे पास, ये लाइन है, ये लाइन है और एक और लाइन है एल, ये कंकरेंट है। तो हमें बताना है कि लाइन एल अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। कंकरेंट लाइन से कंफ्यूज मत होना, कंकरेंट का मतलब होता है कि सारी की सारी लाइन एक पॉइंट से पास होती हुई जाती हैं। तो पहली लाइन है मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 लिख देता हूं। दूसरी लाइन मान लो मेरे पास है ये 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, और ये तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन भी इन दोनों के एक पॉइंट से पास होएगी, जहां पे दोनों टकरा रही हैं वहां पे ये भी टकराएगी। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं सोल्व करूंगा तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो मैं कह सकता हूँ यही पॉइंट हो जाएगा मेरा x और y, जिससे ये तीसरी लाइन L पास होती हुई जाएगी। और ये वाली लाइन एक और पॉइंट से पास होती हुई जा रही है, डेट इज ओरिजिन, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0,0। अगर मेरे को एक लाइन के 2 पॉइंट मिल जाए तो क्या मैं उस लाइन की इक्वेशन बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हो सकता है आप ऑप्शन की मदद ले लें, आप कहेंगे सर ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है, इस एल लाइन की अगर इक्वेशन बतानी है तो 0 0 रखो, 4 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे 0 0 पे। लेकिन अगर मैं एक्स वाई का मान निकाल लूं जहां पे ये दोनों इक्वेशन आपस में टकरा रही होंगी, वो पॉइंट यहाँ पे रखूं, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी क्या वही मेरा आंसर देगी, बिल्कुल देगी। तो आप क्या करो, यहाँ पे सीधा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दो। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 4y, या ऊपर वाली में से नीचे वाली को, ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा देते हैं, चलो तो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। y बचेगा 9y और 4y, ये बचा 5y, और ये 18 माइनस 24 माइनस 6, तो y का मान -6/5 आ गया। x का मान रखोगे यहाँ पे तो क्या वैल्यू आएगी, -18/5 है, उधर जाके ऐड होगा 30 माइनस 13, 30 प्लस 18 48/5 डिवाइडेड बाई 2, x होगा 24/5। देख लेना यही आ रहा है क्या। अब ये चारों ऑप्शन में ट्राई करके देखो कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई होगा। अच्छा देखो, दोनों में डिनोमिनेटर में y5 आ रहा है, तो आप देखेंगे जब इक्वेशन में बनाऊंगा तो 5 तो कॉमन आगे उधर चला जाएगा जो कि 0 बन जाएगा, तो 5 को छोड़ दो। -6 और 24 पे बस ध्यान दो। और इसमें भी क्योंकि आप उस साइड लेके जाओगे वैल्यू, इस साइड सारों में 0 है ना, तो इनका भी एक्चुअल वैल्यू भी मैटर नहीं करती, इनका रेशियो मैटर करेगा। -1/4 क्या मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा ना दोनों साइड, और उधर 0 के नीचे चला जाएगा तो 6 वाला पार्ट कट जाएगा। -1 और 4 रख के देख लो, y की जगह -1 और x की जगह 4, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। x की जगह 4 रखा, y की जगह -1, डायरेक्टली दिख रहा है 4 - 4 ये आ गया 0, तो ये हो जाएगा आंसर। बाकी तो और किसी में ये सेटिस्फाई कर ही रहा है तो बाकी और तीनों नहीं करेंगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि दोनों चीज ट्राई कर लिए, दोनों पॉइंट एक ही लाइन की इक्वेशन में आएगा। वो इसमें डायरेक्टली दिख रहा था, जैसे मैं रेशियो मेथड पे गया ना तो मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी चेक करने के लिए, मेरे को डायरेक्टली दिख गया कि ये होगी चीज। ठीक है, समझ आया ना रेशियो मैंने क्यों करा। आप कहते हैं सर x है मेरे पास यहाँ पे -2, x है 24,
y है मेरे पास -6 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 4 + 4 इंटू में -1। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये तो 6 तो यहाँ पे 0 से कट जाएगा ना, एलिमिनेट हो जाएगा। तो रेशियो ले लो खाली, अगर इस साइड 0 है सारी जगह, सब जगह कॉमन आ रहा था तो हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 92 - 24 रूट में 6 - 4 रूट 2, और हमें बताना है अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो कौन सा ऑप्शन आएगा, वो भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर रूट से ऐसे ही बाहर निकलेगा तो कुछ पॉजिटिव ही निकलेगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें इसे। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम तो हमारे पास ये वाला पार्ट है कि रूट में 6 - 4 रूट 2 है, तो हमें कोशिश करनी होती है a² + b² बन जाए, और ये -2ab की फॉर्म मेरे को मिल गई अगर, तो ये a - b का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट हट जाएगा मेरे पास। तो a² + b² किसे रिप्रेजेंट करेगा, 6 को, और 2 से अगर मैं हटा दूं तो a भी किसे रिप्रेजेंट करेगा, 2 रूट 2 को। तो a और b का मान क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर एक को 2 ले लो और एक को रूट 2 ले लो, 2² प्लस रूट 2 का स्क्वायर, क्या ये मेरे पास 6 आ रहा है, तो ये मेरा इधर भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा सोल्व हो गया, मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2 - रूट 2, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे आया 92 - 24 2 - रूट 2, ये वाली वैल्यू हो गई। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 92 माइनस में 48 प्लस 24 रूट 2, 44 प्लस 24 रूट 2 मेरे पास रह गया। हमें क्या बताना है, हमें इसका भी स्क्वायर रूट, जो ये वाली वैल्यू थी इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो अगेन अब मैं इस वाले को अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में डालूं तो फिर से वो a² + b² वाला काम करना पड़ेगा, वरना आप ये भी कर सकते हैं कि भाई अब तो इनका स्क्वायर करके देख लो, इनका स्क्वायर इसके बराबर जो आ जाए वो आंसर हो जाएगा आपका, है ना। आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, तो नेगेटिव वाले तो आ ही नहीं सकते भाई, जब बाहर निकलेगा वो प्लस वाला ही निकलेगा, तो यही आंसर हो सकता है। आप डायरेक्टली बिना करे भी बता सकते हैं। बीच में प्लस का साइन है, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, a² + b² प्लस 2ab की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो जो रिजल्ट बनेगा मेरे पास वो क्या निकलेगा, क्या वो मेरे पास a + b का होल स्क्वायर रूट में आएगा, तो बाहर a + b मिलेगा, तो बीच में प्लस का साइन होगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, तो यही आंसर होगा। आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू सोल्व तो मैं उसी तरीके से दोबारा करा देता हूं आपको। आप कहेंगे सर ये a b किसके बराबर हो गया, 12 रूट 2 बचेगा, 2 से एलिमिनेट कर दिया ये, और a² + b² 44। तो अगर हमें जाना है तो कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा, एक एक करके आपको सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं, इसके अलग अलग जितने भी केसेस बन सकते हैं वो लेने होते हैं। हालांकि अभी मुझे दिख ही रहा है कि 6 और 2 रूट 2 है, तो आप देखेंगे a 6 ले लिया, इसे 2 रूट 2 ले लिया, 6 का स्क्वायर 36, 2 रूट 2 8 होता है, तो 36 + 8 44, ठीक है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा बाहर रूट से 6 + 2 रूट 2। दिस विल बी माई आंसर। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? So this marks the end of this class. I hope this class is beneficial to all of you. ठीक है, बाकी अपनी तैयारी आप लोगों की जोरों शोरों से चली रही होगी, और जो लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, अगले साल को टारगेट कर रहे हैं, या अपकमिंग जो 3-4 महीने में एग्जाम है या मेंस को टारगेट कर रहे हैं, वो कंप्लीट तैयारी अपने कोर्सेज से भी कर सकते हैं, प्रिपरेशन को आगे बूस्ट लेने के लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों से अभी यही अलविदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप।
जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।